सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में है। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 11वां पाठ पुष्पोत्सवः, उसी पाठ की एक्सरसाइज। एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः अभ्यास कार्यः। इससे पहले मैं जो पिछला वीडियो दिया था उसमें आप लोगों को मैंने इस चैप्टर का अर्थ बताया था और उम्मीद कर रही हूँ कि सभी बच्चों ने देख लिया होगा, वो वीडियो को देखा होगा और अपने दोस्तों को शेयर भी किया होगा, लाइक सब्सक्राइब भी किया होगा। सो आपके इसी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जल्दी से शुरू करेंगे अपना इसी पाठ का पुष्पोत्सव का अभ्यास कार्य। तो फटाफट आप अपने पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपना अभ्यास। पहला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वचन के अनुसार हमें यहाँ पर टेबल दी हुई है, एक ऊपर एग्जाम्पल भी समझाया गया है कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला शब्द है वो है मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। तो जिन लोगों को रूप याद है वो इसको पहचान गए होंगे। ये जो रूप है मंदिरे, ये सप्तमी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप सप्तमी विभक्ति के हैं। ठीक है, मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ऊपर दिए गए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर इन सारे शब्दों को उनके वचन के अनुसार हमें लिखना है। तो नेक्स्ट है हमारा अवसरे, एक वचन में लिखा हुआ है। तो मंदिरयोः की तरह इसका क्या बन जाएगा? अवसरयोः। और मंदिरेषु की तरह अवसरेषु। नेक्स्ट है स्थलयोः, इसका द्विवचन दिया गया है, हमें एक वचन लिखना है। तो एक वचन हो जाएगा स्थले, एक ही मात्रा लगी है। अवसरे, मंदिरे, तो यहाँ पर भी स्थले, और बहुवचन में हो जाएगा स्थलेषु। स्थल का अर्थ होता है जगह, स्थान। अगला शब्द है हमारा दिवसेषु, इसका बहुवचन रूप लिखा हुआ है और हमें इसका एक वचन और द्विवचन में लिखना है। तो एक वचन में होगा दिवसे, द्विवचन में होगा दिवसयोः और बहुवचन दिवसेषु। नेक्स्ट है क्षेत्रे, एक वचन, बहुवचन में द्विवचन में क्षेत्रयोः और बहुवचन में क्षेत्रेषु। अगला शब्द है व्यजनयोः, द्विवचन में दिया हुआ है। व्यजन माने होता है पंखा, एक वचन में होगा व्यजने, व्यजनयोः और बहुवचन में होगा व्यजनेषु। नेक्स्ट है पुष्पेषु, पुष्प माने फूल, एक वचन में पुष्पे, द्विवचन में
पुष्पयोः और बहुवचन में पुष्पेषु। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हर सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में 2 शब्द दिए हैं, उनकी उचित विभक्ति हमें यहाँ पर प्रयोग करनी है। ठीक है। पहला शब्द है डैश बहवः उत्सवाः भवन्ति। डैश बहवः माने बहुत सारे, उत्सवाः माने उत्सव या त्योहार, फेस्टिवल्स, भवन्ति माने होते हैं। डैश बहुत सारे त्योहार होते हैं या डैश अनेकों त्योहार होते हैं। अब रूप दिए गए हैं 2 विभक्तियों के, भारतम और भारते। भारतम जो रूप है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। अब हम कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग देखेंगे, कर्ता, ने और कर्म को। कर्म की जो विभक्ति होती है वो द्वितीय होती है और द्वितीय में रूप कैसे बनता है, भारतम। अब हम इसका अर्थ करेंगे तो भारतम में हम ये जो को कारक चिन्ह है वो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा भारत को। ठीक है, यानी भारत को अनेक उत्सव होते हैं। अब आप सोचिए क्या ये सही है कि भारत को अनेक उत्सव होते हैं? नहीं। अगला देखते हैं हम, भारते, इसको चेक करेंगे। यहाँ पर जो विभक्ति है वो वही है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, जो अपने फिल इन द ब्लैंक्स में हमने लिखी थी। एक वचन की विभक्ति है ये, और विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है अधिकरण कारक है और इसका चिन्ह है मैं पर। अब हम ये चिन्ह यहाँ पर लगा के देखेंगे, भारते अर्थात भारत में अनेक उत्सव होते हैं। तो हमारा मीनिंग जो था वो सेंटेंस का बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमें यहाँ पर यही रूप यूज करना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारते। अगला, डैश मीनाः वसंती। मीना माने मछलियां, वसंती माने रहती है। ठीक है, डैश मछलियां रहती हैं, ब्रैकेट में दिया हुआ सरोवरे और सरोवरात। तो हम दोनों को चेक करेंगे। सरोवरे भारते की तरह सप्तमी विभक्ति का रूप है, यानी सरोवर में। सरोवर मीन्स तालाब, तालाब में। और यहाँ पे दिया है सरोवरात। सरोवरात में जो विभक्ति है वो कौन सी है, पंचमी विभक्ति है। और इसका कारक चिन्ह, इसका जो कारक है वो है अपादान। और अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से अलग होने में। जहां पर कोई चीज किसी से अलग होती है वहां पर हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर तालाब में मछलियां रहती हैं, तो वो मछलियां तालाब से अलग नहीं है, उसी के अंदर है। इसलिए हम यहाँ पर सरोवरे वाला शब्द लिखेंगे। सरोवरात जो है वो गलत है, यहाँ पे होगा सरोवरे, यानी तालाब में मछलियां रहती हैं। नेक्स्ट है, जनाः डैश पुष्पाणि अर्पयन्ति। लोग डैश फूल अर्पित करते हैं या फूल चढ़ाते हैं। फिर से वही मीनिंग आ रहा है। मंदिरेण, ये तृतीय विभक्ति का रूप है, यानी कि करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। ठीक है, तो हम इसका रूप लगा के देखेंगे कि लोग मंदिर से फूल चढ़ाते हैं। गलत हो रहा है। मंदिरे यानी मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, तो ये वाला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिरे, लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, खगाः डैश निवसन्ति, यानी पक्षी डैश रहते हैं। तो नीडानी माने घोंसले, नीडानी का अर्थ है घोंसले, और नीडेशु मतलब घोंसले में। ठीक है, घोंसलों में, यानी ये संबंध अधिकरण कारक का बहुवचन का रूप है। ठीक है, जो हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया था इस तरह से। पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु, दिवसे दिवसयोः दिवसेषु की तरह ही नीडे नीडयोः नीडेषु। तो इसका अर्थ हो जाएगा पक्षी घोंसलों में रहते हैं, घोंसले रहते हैं नहीं, ये वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट है, छात्राः डैश प्रयोगं कुर्वन्ति। प्रयोगशालायाम और प्रयोगशालायाः। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि प्रयोगशाला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के रूप जो है वो अलग तरह से चलते हैं। ठीक है, अगर आपको कन्या के, बालिका के रूप अगर याद है
तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। छात्रा माने यानी छात्र, ठीक है, बहुवचन रूप है छात्र का यानी स्टूडेंट्स। डैश प्रयोगम कुर्वन्ति, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं मीन्स एक्सपेरिमेंट करते हैं। कहाँ पे करते हैं एक्सपेरिमेंट? प्रयोगशाला में। अब इसमें से कौन सा शब्द प्रयोगशाला में अर्थ दे रहा है हमें? तो ये जो रूप है प्रयोगशालायाम, ये अधिकरण कारक का एक वचन का रूप है, ठीक है। बालिका कन्या की तरह इसके रूप होंगे, रमा बालिका कन्या, ठीक है। तो प्रयोगशालायाम ये वाला जो शब्द है वो रूप जो है वो सही है, प्रयोगशालायाम। प्रयोगशाला यह गलत है क्योंकि ये पंचमी और षष्ठी का रूप होता है, जिसका होगा प्रयोगशाला से या प्रयोगशाला का। तो हमें सही रूप मिला है प्रयोगशालायाम। नेक्स्ट है डैश पुष्पाणि विकसन्ति, डैश फूल खिलते हैं। उद्यानस्य यानी उद्यान के, और उद्याने माने उद्यान में, तो सही रूप होगा उद्याने, यानी बगीचे में फूल खिलते हैं, उद्याने। सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए पदों को आधार बनाकर हमें सार्थक शब्द, सार्थक वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काम करेंगे कि जो कर्ता है उनको क्रिया से जोड़ेंगे। जब हमारी कर्ता और क्रिया मिल जाएंगी पहले सही अर्थ में, तो हमें कर्म को जोड़ना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वानराह माने बंदर। अब बंदर क्या करेंगे? तो तैरते हैं? नहीं। नाचते हैं? नहीं। उड़ते हैं? नहीं। गरजते हैं मीन्स रोर करते हैं, दहाड़ते हैं? नहीं। क्या होगा? कूर्दंती, कूदते हैं, ठीक है। तो वानराह इसको 1 नंबर दे दिया, कूर्दंती इसको भी 1 नंबर दे दिया। अब कूदते कहाँ पे हैं? इनका देख लिए। वनेशु माने जंगल में, वृक्षेशु माने पेड़ों पर, जले माने पानी में, आकाश मीन्स आकाश में, उद्यान माने बगीचे में, ठीक है। तो सबसे सही जो आएगा वो आएगा वृक्षेशु यानी पेड़ों में, पेड़ों पर। बंदर पेड़ों पर कूदते हैं, ठीक है। तो वानराह वृक्षेशु कूर्दन्ति, ये हमारा बन गया एक सेंटेंस। इसको हम इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट है सिंहाह, शेर। अब शेर क्या करता है? तो तैरता नहीं है, नाचता नहीं है, उड़ता नहीं है। क्या करता है? गर्जन्ती, दहाड़ता है, ठीक है। तो गर्जन्ती क्रिया हो गई इसकी। अब कहाँ पे दहाड़ता है? वनेशु जंगल में, सिंपल। तो ये हो जाएगा वनेशु। नंबर भी लिख दिए हैं और मैंने मैचिंग भी कर दी है, जिस तरह भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मयूराह माने मोर। अब मोर क्या करता है? समझ गए होंगे आप लोग, नृत्यंती, नाचता है। तो मोर नाचते हैं, ये बहुवचन रूप है। मयूराह यानी मोर, नृत्यंती नाचते हैं। कहाँ पे नाचते हैं मोर? मोर नाचेंगे पानी में नहीं नाचेंगे, आसमान में नहीं नाचेंगे, कहाँ नाचेंगे? उद्यान यानी गार्डन में। मोर गार्डन में या बगीचे में नाचते हैं। अगला मत्स्याह माने मछलियां। अब मछलियां कहाँ पे आएंगी? जले, पानी में। क्या करेंगी? तैरेंगी, तो तरंती, ठीक है। मछलियां पानी में तैरती हैं। मत्स्याह जले तरंती। नेक्स्ट है आखिरी बचा है खगाह माने पक्षी। पक्षी क्या करेंगे? तो पक्षी आकाश में, और क्या करेंगे? उड़ेंगे। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। खगाह आकाशे उत्पतंती। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। पहला प्रश्न, जनाः माने लोग, पुष्प व्यजनानि यानी फूलों के पंखे, कुत्र अर्पयन्ति कहाँ पर अर्पित करते हैं या कहाँ पर चढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए बोला है, एक शब्द में या कंप्लीट सेंटेंस में लिखने को नहीं बोला, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया। तो हम इसको फुल सेंटेंस में ही करेंगे, जिससे कि
अगर एक शब्द में भी लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर मैं एक शब्द में ही उत्तर दे दूंगी, पहले से आपको बताऊंगी, तो अगर कंप्लीट सेंटेंस में आ गया तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हम फुल सेंटेंस में इसका आंसर लिखेंगे। अगर आपको एक पद में देने के लिए ऑप्शन आए कि एक पद में दो, तो आप एग्जाम में उसको एक पद में आसानी से लिख सकते हैं। तो जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे कहाँ चढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेंगे पहले यहाँ पर। ये देखिए, जनाः पुष्प, एतानी को हटा देंगे, पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। ठीक है, ये यहाँ पर इसका आंसर है। ये आंसर जो है वो बड़ा है, इसलिए मैं वहाँ नहीं लिखूंगी, इधर ही मैंने टिक मार्क कर दिया है। आप लोग टिक मार्क करके अपनी बुक से देखकर आराम से लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी देख के लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, लोग फूलों के पंखे योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। ठीक है, अगर एक शब्द में उत्तर लिखने को आए कहाँ चढ़ाते हैं, तो आप लिखेंगे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले। ठीक है, या फिर सिर्फ और छोटा करें तो समाधि स्थले, इतना भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है, यानी पुष्पोत्सव कब मनाया जाता है। तो ये देखिए, कब पूछा है, यानी ओनली टाइम बताना है हमें, अक्टूबर माह से। ठीक है, तो हम इसका पूरा आंसर लिखेंगे, तो पुष्पोत्सवः पुष्पोत्सवस्य आयोजनम पुष्पोत्सवस्य आयोजनम, कदा की जगह आंसर आ जाएगा अक्टूबर मासे भवति। और अगर सिर्फ एक शब्द में आंसर लिखने को बोले तो ओनली अक्टूबर मासे, ये हो गया आपका एक शब्द में। अगला है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम, सॉरी, अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है, कीदृशः माने कैसा, व्हाट टाइप ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हमने जो सबसे पहला सेंटेंस पढ़ा था ना, उत्सव प्रिय भारत देश, वो आंसर है इसका। तो हम पूरा फुल सेंटेंस लिखेंगे, अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है, अर्थात त्योहारों को प्यार करने वाला है, त्योहारों को लाइक करने वाला है। अगला प्रश्न है, पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी
की समाधि स्थल है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे, मैं इसलिए पूरा आंसर लिखती हूँ कि आप लोगों को लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह या इन सब की दिक्कत ना हो, इसलिए मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य, बाकी सब जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना है, समाधिस्थलंच अस्ति। अगला प्रश्न है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति जोड़कर वाक्य को पूरा कीजिए। ये हमारा पहले जो प्रश्न था उसी के जैसा है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है, जैसे कि उदाहरण में डैश मीना संति, यानी तालाब में मछलियां हैं, तो सरोवरे, सरोवर में हमें सही विभक्ति, यानी सब में हमें सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करना है, जो हमने पहले प्रश्न में सीखी है। तो सरोवर का हो जाएगा सरोवरे। नेक्स्ट है, डैश कच्छपाः भ्रमन्ति, ब्रैकेट में लिखा है तड़ाग, तड़ाग माने भी तालाब ही होता है। तो तालाब में कछुए घूम रहे हैं, तो तड़ाग का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तड़ागे, तालाब में। नेक्स्ट है, डैश सैनिकाः सन्ति, डैश सैनिक हैं, कहाँ पे? शिविर, शिविर में, यानी शिविर अर्थात कैंप, शिविर में सैनिक हैं, तो शिविरे। नेक्स्ट है, यानानि डैश चलन्ति, वाहन डैश चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? राजमार्ग पर, तो राजमार्गे, सप्तमी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट है, डैश रत्नानि सन्ति, डैश में रत्न है, कहाँ पे? धरा, धरा माने पृथ्वी, और धरा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका हो जाएगा धरायाम, धरायाम रत्नानि सन्ति। नेक्स्ट है, बालाः डैश क्रीडन्ति, शब्द दिया है क्रीड़ा क्षेत्र, तो इसका हो जाएगा बच्चे क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्र में, यानी प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, क्रीड़ा क्षेत्रे, बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। अब हमारा अगला प्रश्न है, और ये हमारा इस पाठ का लास्ट प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये भी सेम है, सेम विभक्ति, सप्तमी विभक्ति लगे हुए शब्द हमें यहाँ पर दिए हुए हैं ऊपर बॉक्स में, और हमें सही अर्थ के अकॉर्डिंग उनको वाक्यों में सही स्थान पर लिखना है। ठीक है, इनका मीनिंग देख लेते हैं। पुष्पेषु, क्योंकि जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होगा हम सेंटेंस में इसको सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फूलों पर। गंगायाम, गंगा में। विद्यालये, यानी कि विद्यालय में, विद्यालय अर्थात स्कूल। वृक्षयोः, दो पेड़ों पर। ये जो शब्द है ना वृक्षयोः, ये द्विवचन का है, इसलिए होगा दो पेड़ों पर। और उद्यानेषु, यानी बगीचों में, ये बहुवचन का रूप है, तो बहुवचन लगाना है, बगीचों में। अब हम इनका सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनको फिल करेंगे। वयम डैश पठामः, हम सब डैश पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं? सिंपल, विद्यालय, विद्यालय में पढ़ते हैं। जनाः डैश भ्रमन्ति, लोग घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं? गार्डन में। उद्यानेषु,
डैश नौकाः सन्ति। नौका मीन्स नाव, नाव है। कहाँ पर नाव है? गंगायाम, गंगा में। डैश भ्रमराः गुंजन्ति। डैश भौरे गूंज रहे हैं। कहाँ पे? पुष्पेषु, फूलों पर। और अंतिम है डैश फलानि पक्वानि सन्ति। डैश फल पके हुए हैं। तो कहाँ पर? दो पेड़ों पर, दो पेड़ों पर फल पके हुए हैं, वृक्षयोः। तो इस तरह से ये हमारा हो गया इस पाठ की एक्सरसाइज पूरी। और जो लोग देख रहे हैं अभी तक उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक भी करवाइए, मीन्स लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। जो सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा हमारा द्वादश पाठ यानी 12वां पाठ, दशमः त्वमसि। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। कीप लर्निंग संस्कृत, इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज। धन्यवाद।